हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। आज जो हमारा लेक्चर दोस्तों होगा हिस्ट्री का होगा। अभी तक जो है सीआर फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लिया और भारत छोड़ो आंदोलन भी हमने जान लिया था। आज जो हम जानेंगे वो देशी रियासतों के एक प्रकार से के प्रति जो है ब्रिटिश नीति क्या थी। जो देश की रियासतें थी, देशी रियासतें, उनके प्रति अगर जो हम ब्रिटिश नीति बताएं 1906 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक की अगर जो हम इसमें जो है बात करेंगे तो 1906 ईस्वी से 1947 ईस्वी में देशी रियासतों के प्रति जो है ब्रिटिश नीति। उन्नीस सौ छह से 1947 ईस्वी में के बाद जो है देश की राष्ट्रीय राज्यों के प्रति जो थी ब्रिटिश शासन की नीति जो है वो क्या थी, बदली थी। उन्होंने देशी निवेशों के प्रति जो है अधीनस्थ सहयोग नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? अधीनस्थ सहयोग नीति अपनाई थी देशी रियासतों पे। वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो, वायसराय लॉर्ड मिंटो ने जो है देशी राज्यों पर दबाव कम करने की जो है नीति अपनाई थी। लॉर्ड मिंटो ने जो है देशी रियासतों पे जो है दबाव को कम किया जाए ताकि ये जो है हमारा एक प्रकार से विरोध ना करें। देशी रियासतों को एक प्रकार से हैंडल कर लिया जाए, जनता अपने आप हैंडल हो जाएगी, ऐसा उद्देश्य इन्होंने बना लिया था। माउंट फोर्ड रिपोर्ट के में कुछ समय के बाद जो है देशी नरेशों के मंडल की स्थापना हुई थी। माउंट फोर्ड रिपोर्ट में जो है कुछ के बाद जो है देशी रियासतों में एक मंडल की स्थापना हुई थी और 1921 ईस्वी में जिसे की गई थी चैम्बर ऑफ प्रिसेज कहा जाता था। 1921 ईस्वी में इसको जो चैम्बर ऑफ प्रिसेज कहा जाता था। इससे देशी राज्यों को जो है ब्रिटिश शासन में अपने पक्ष में करने की कोशिश भी, मतलब देशी राज्यों को, रियासतें जो थी उनको ब्रिटिश शासन के पक्ष अपने पक्ष में करना उद्देश्य जो इसका था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस देशी निवेशों के साथ जो है भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए 1927 ईस्वी में जो है बटलर कमेटी बनाई गई थी। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों को एक प्रकार से अपने से मतलब संबंधों पर विचार करे उसके लिए जो है बटलर कमेटी बनी थी। इसके बाद जो था हमारा एक मिनट इस कमेटी में जो है ब्रिटिश ताज देशी नरेशों के बीच सीधे संबंध स्वीकार किए जाते थे। ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश में जो सबसे हेड पर बैठा था उसमें देशी नरेशों के बीच जो है सीधे संबंध, सीधे उनकी वार्ता होती थी, एक प्रकार से संबंध जो होते थे एक प्रकार से स्वीकार किए जाते थे। और 1935 ईस्वी में एक्ट में पहली बार देश में संघ स्थापित करने के लिए ब्रिटिश भारतीयों के क्षेत्रों के अलावा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की सीटें भी निर्धारित की गई थी। मतलब 1935 ईस्वी में जो एक्ट बना था, जो एक प्रकार से भारत शासन अधिनियम वो बनाया गया था, तो पहली बार इसमें देखा गया था संघ में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के अलावा देशी राज्यों को प्रतिनिधियों को भी सीटें इसमें क्या कर दी गई थी, आवंटित कर दी गई थी, निर्धारित कर दी गई थी। तो 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सभी देशी राज्य क्या हो गए थे, सब स्वतंत्र हो गए थे। अतः कांग्रेस की सरकार ने निश्चित नीति बनाने की तय थी। उधर जो था संवैधानिक स्थिति में कुछ देशों में जो थे जैसे त्रावणकोर हो गया, कोचीन हो गया, भोपाल हो गया, जूनागढ़ हो गया, भी स्वतंत्र सत्ता की इनकी जो है घोषणा कर दी गई थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराया गया था। मतलब ये सब जो है अलग रहने की बात कर रहे थे, तो इसको जो है इनके प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल से भारतीय संघ में क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था 1947 में। प्रमुख अगर जो हम नारों की बात करें, स्लोगन्स कौन कौन से प्रमुख थे, तो ये इसकी बात करें वैसे एग्जाम में अब नहीं पूछा जाने वाला, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन अब जो है हाईएस्ट एग्जाम जो होते हैं उनमें ये नहीं पूछे जाने वाला कि बोलिए स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक का एक प्रकार से नारा है। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सब किसके नारे हैं? ये सुभाष चंद्र बोस के जो हैं प्रकार से नारे। करो या मरो किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। करो या मरो किससे? भारत छोड़ो आंदोलन
1942 से रिलेटेड है। सत्य और अहिंसा मेरा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। सत्य और अहिंसा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद किसका है? एक प्रकार से भगत सिंह। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का एक प्रकार से नारा है। वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या था? ये जो है भारतीय संस्कृति के समर्थक थे, तो ये एक प्रकार से नहीं चाहते थे कि विदेशी संस्कृति यहाँ पे आए और हमारे पे क्या करें, विदेशी जो है हमारे पे एक प्रकार से शासन करें, तो ये नहीं चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने जो है एक मतलब नारा दिया था कि अपनी वेदों की ओर ले, तो वेद और पुराणों की तरफ चलो, उनमें देखो वो जो हैं ये ब्रिटिश संस्कृति से ज्यादा कहीं अच्छे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का एक प्रकार से नारा है। जनगण मन अधिनायक जय हो, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। इसको जो है गीतांजलि से जो है उद्धृत किया गया है। कहाँ से किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर की जो कृति है गीतांजलि, वहां से जो इसको लिया गया है। आराम हराम है एक प्रकार से, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है कई सारी पुस्तकें लिखी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो थी, स्वतंत्रता आंदोलन के समय महत्वपूर्ण लिखी गई पुस्तकों तथा उनके लेखकों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में कभी कभी एग्जाम में रख दिया जाता है पुस्तकों के बारे में। वैसे अब तो बहुत मतलब रेयर हो गया कि पहले वाली पुस्तक पूछें, लेकिन अब जो नई करंट में चल रही होती है उन पर ज्यादा फोकस रहता है। तो कौन कौन सी पुस्तकें थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। पहली थी जो यंग इंडिया। यंग इंडिया अगर जो पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक जो थी महात्मा गांधी से रिलेटेड थी। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी मतलब दुखी इंडिया, तो ये क्या है? ये लाला लाजपत राय से रिलेटेड है। इसको याद रखने का तरीका है कि लाला लाजपत राय एक प्रकार से बहुत दुखी थे, इनको पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था जिसकी वजह से इनकी मौत भी हो गई थी। तो ये अनहैप्पी इंडिया इन्हीं से रिलेटेड होगी। यंग इंडिया मतलब यंग इंडिया की बात करते थे तो ये गांधी जी ही कर सकते थे। यंग इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया जो है बट रहा है, एक प्रकार से बट चुका है। इंडिया जो है वो बट चुका है, ऐसा जो है राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक प्रकार से क्या क्या खोजें हैं, क्या क्या मतलब खोज है, तो डिस्कवरी उसकी करिए जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको बोला था। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मतलब कह सकते हैं कि बुक है। डिस्कवरी किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से रिलेटेड है। डिस्कवरी क्या है? एक प्रकार से हिस्ट्री है, इतिहास। डिस्कवरी में जो हम इतिहास जानते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री किससे रिलेटेड होगी? ये भी क्या है? हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही रिलेट कर सकते हैं। नील दर्पण, नील दर्पण की अगर जो बात करें तो ये दीन बंधु की जो थी, दीन मित्र या दीन बंधु की क्या थी पुस्तक थी। और गीता रहस्य, गीता का क्या रहस्य है उसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ये सॉरी बोला नहीं था, ये पुस्तक थी उनकी। सत्यार्थ प्रकाश जो थी यह किसकी थी? पत्रिका एक प्रकार से, तो ये दयानंद सरस्वती की थी। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद की जो थी। अल हिलाल जो ये पुस्तक थी ये किसकी थी? अब्दुल कलाम आजाद की थी। इंडिया विंस फ्रीडम मतलब भारत जो है स्वतंत्रता को जीत रहा है, जीत लिया है। भारत ने जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। तो ये किसकी पुस्तक है? अब्दुल कलाम आजाद की। अब्दुल कलाम आजाद की एक और पुस्तक है अल हिलाल जो है, ये भी मतलब अब्दुल कलाम आजाद से ही रिलेटेड है। आनंदमठ कुंडली, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी लोग जानते होंगे। इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे आज भी पत्रिका आती ना, तो ये जो है रजनी पाम दत्त की थी। एलन ऑक्टेवियन हूं, ये विलियम वेडनबर्ग। एलन ऑक्टेवियन हूं, ये विलियम वेडनबर्ग की थी। इंडियन रेनेसा, सी ऑफ एंड्रूज। इंडियन रेनेसा किसके थी? सी ऑफ एंड्रूज। इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। भारत जो है संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष किसने किया था? सबसे प्रकार से
बाहर जा करके सबसे पहले आज़ाद कराया था, तो संघर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। तो ये जो है स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की है। गीतांजलि गोरा, गीतांजलि से तो आप जानते होंगे राष्ट्रगान लिया गया है, और गोरा रविंद्रनाथ टैगोर से। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नरोजी की जो है पुस्तक है। यह जो है एक प्रकार से धन के निष्कासन की सिद्धांत की बात भी इन्होंने जो है की थी, कि किस प्रकार से अंग्रेजों की जो है इसमें बताया था कि भारत की स्थिति क्या है। भारत में जो है एक प्रकार से भारत का धन बाहर जा रहा है, भारत में तो कोई इनकम ही नहीं हो रही है। तो ये उस पे पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी। इसके बाद था पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मूक नायक की एक पुस्तक है। मूक नायक और कह सकते हैं वी आर अम्बेडकर, ये दो लोग ने लिखी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। मूक नायक वी आर अम्बेडकर जो थे, मूक नायक इनको बोला जाता था, वो वी आर अम्बेडकर की ये पुस्तक है। टेलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, एमजी रनाडे की ये पुस्तक है। फ्रीडम एट मिडनाइट, लैपियर की जो है पुस्तक, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये लैपियर की पुस्तक है। न्यू इंडिया मतलब नया भारत, किसकी पुस्तक है? न्यू इंडिया इंग्लिश में थी, किसी अंग्रेज की ही होगी, इतना भी याद रखिएगा, एनी बेसेंट की। अवर इंडियन मुसलमान, अब यहाँ मुसलमान लिखा है तो ये एक प्रकार से डब्ल्यू हंटर, ये अवर इंडियन मुसलमान कह सकते हैं। तो यह मुसलमान तो हिंदी वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक प्रकार से देख लेते हैं कि अवर इंडियन का मतलब ये इंग्लिश से है, तो किसी अंग्रेज से ही होगी, ये भी याद रखना आप। डब्ल्यू हंटर की थी। द नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये एक प्रकार से द नेशन इन मेकिंग, ये अंग्रेजी जानते थे एक प्रकार से, तो इनके बारे में जो ये पुस्तक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द नेशन इन द मेकिंग। तो घुड़सवारी में फेल होने के बाद इनको जो आईसीएस से हटा दिया गया था, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो पुस्तक है। भारत विभाजन के गुनहगार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, किसकी है? भारत विभाजन के गुनहगार, ये हिंदुस्तानी की होगी क्योंकि हिंदी की टोटल देख रहे हैं, तो राम मनोहर लोहिया की। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ये मोरारजी देसाई की है, ये भी एक प्रकार से इंग्लिश जानते होंगे। इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ, इंडिया एंड इंडियन मिशन, कुछ ऐसी पुस्तक हैं, ऐसे भी याद रखिए, कुछ ऐसी पुस्तक हैं जो अंग्रेजों की हैं, और कुछ अंग्रेजी पुस्तक भी जो हैं वो किसकी हैं? वो हिंदुस्तानियों ने लिखी है एक प्रकार से। तो यदि एग्जाम में कभी आए तो इंग्लिश में अगर जो कोई पुस्तक है तो ज्यादातर उसका जो है आंसर क्या होगा? अंग्रेज ही होगा। तो कभी कभी एक अंग्रेज रख देंगे और 2-3 ऑप्शन दे देंगे, तो अगर जो मिलाने वाला आ जाए तो आप कर सकते हैं उसको। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजय लक्ष्मी पंडित, ये जो है विजय लक्ष्मी पंडित की जो है एक प्रकार से पुस्तक है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। तो विजय लक्ष्मी एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू से सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित, तो ये उससे रिलेटेड है। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय किसकी पुस्तक है? मदन मोहन मालवीय। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर की जो है पुस्तक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द ग्रेट रिवेलियंस, अशोक मेहता की पुस्तक है। सिपाही म्यूनिटी रिवोल्ट ऑफ इंडिया 1857, आरसी मजूमदार की पुस्तक है। समाजवादी क्यों, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, समाजवादी क्यों। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती किसकी हो सकती है? मैथिली शरण गुप्त की हो सकती है। अगली बात है स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रमुख नेता और उनके उपनाम। कभी पूछा नहीं जाएगा बड़े एग्जामों में, लेकिन आप याद रखिएगा, हो सकता है क्योंकि किसको क्या बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाने वाला। क्यों पूछेंगे इतनी छोटी छोटी बातें? तो ये जो है मेरे तरफ से तो नहीं पूछा जाने वाला।
तो क्या था, व्यक्ति क्या था, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको जो है महामना बोला जाता था, सी राजगोपालाचारी राजा जी बोला जाता था, भगत सिंह को शाहिद आजम बोला जाता था, और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोला जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव बोला जाता था, और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि बोला जाता है, चित्तरंजन दास को देशबंधु बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोला जाता है। इसके बाद जो थे बाल गंगाधर तिलक की अगर जो बात करें तो इनको लोकमान्य तिलक बोला, जयप्रकाश नारायण को भी लोकमान्य बोला जाता है, सॉरी लोकनायक बोला जाता है, लोकमान्य नहीं, ये ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है कायदे आजम, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला जाता है एक प्रकार से, और जिन्ना बोला जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के एक प्रकार से राजदूत कह सकते हैं। ये राजदूत इधर आ गया है, ये इधर का है। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत किसने बोला था, सरोजिनी नायडू द्वारा जिन्ना को जो है ये बोला गया था। ये याद रखिएगा किसने बोला है, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है ये बोला गया है। तो इसके बाद जो है हम देखेंगे वेबल योजना 1945 ईस्वी की, लॉर्ड वेबल जो था उसकी योजना क्या थी, वेबल योजना के बारे में हम जानेंगे। 1945 ईस्वी में लॉर्ड की वेबल की जो है योजना आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग पाने के लिए 14 जून 1945 ईस्वी को इन्होंने अपनी योजना की घोषणा की थी, जिसमें वेबल नाम से जाना जाता था। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों के सहयोग पाने के लिए, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को एक प्रकार से भारतीयों का जो सहयोग चाहिए था, तो 14 दिन 1945 ईस्वी को इस योजना की घोषणा की गई थी, जिस योजना का जो है नाम दिया गया था वेबल योजना। और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। मुख्य बिंदु इसके जो थे कि इस योजना इस प्रकार जो था, केंद्र में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, सेंट्रल में क्या किया जाएगा, कार्यकारिणी का, जिसमें जो है वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। जिसमें एक वायसराय कार्यकारिणी गठन की जाएगी, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के, मतलब अध्यक्षता तो अंग्रेज के पास रहेगी, लेकिन बाकी सारे सदस्य क्या होंगे, सब भारतीय होंगे। और रक्षा और विदेश विभाग को छोड़कर सभी विभाग जो है भारतीयों के हाथ में होंगे। रक्षा को छोड़ दीजिए और किसको, विदेश विभाग को छोड़ दीजिए, जितने भी विभाग बनाए जाएंगे वो सब किसके अंदर में होंगे, वो भारतीयों के आगे में। मतलब रक्षा तो हमारी ही रहेगी और विदेशी जो नीतियां होंगी वो भी हम ही करेंगे। इनके नीति में क्या होगा, ये अपने ही देश का शासन संभाल सकते हैं, विदेशों का हम ही डील करेंगे। विदेशों से क्या करना है, कैसे करना है, ये जो है हम डील करेंगे। कार्यकारिणी में 40% सवर्ण हिंदू और 40% मुसलमान और 20% अन्य वर्ग के सदस्य थे। ये इतने इतने जो कार्यकारिणी में सदस्य थे। इसके बाद वायसराय को मंत्रियों के राय को ठुकराने का अधिकार था। वायसराय को जितने भी मंत्री थे नीचे के, उन सभी के क्या करे, अधिकार को ठुकरा भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अकारण राय नहीं ठुकराएंगे। जो मतलब जिनका कोई कारण होगा, अकारण राय जिनका कोई मतलब कारण होगा, ठोस कारण होगा, उनको नहीं टुकराया जाएगा। अगला जो था शिमला सम्मेलन कब हुआ था, शिमला सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इनसे। ये जो सम्मेलन हुए थे, जितने चार्टर बने थे और जितने प्रकार से प्रस्ताव पारित किए गए थे, इनको जो है किसी भी एग्जाम में हो, यूपीएससी भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है इनसे। ये नहीं पूछता है शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था, उसके क्या तथ्य थे, ये बहुत कम पूछता है। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है, और किससे रिलेटेड था इससे भी पूछ सकता है, क्या वर्क करता है, कर सकता था क्या, उसके जो है पॉइंट पूछ सकता है बस। तो वेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए, वेबल योजना जो थी उस पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय ने शिमला में क्या बुलाया था, एक सम्मेलन बुलाया था, और इस सम्मेलन में कुल 21 नेताओं ने जो है भाग लिया था। इस सम्मेलन में जो थे मुस्लिम सदस्य चुनने के मुद्दे पर सम्मेलन जो है असफल हो गया था। मतलब इसमें जो है मुस्लिम सदस्य चुनने की बात हुई थी, जो सम्मेलन क्या हो गया था, असफल हो गया था। कांग्रेस ने एक मुस्लिम जो एक प्रकार से
अबुल कलाम आजाद की कार्यकारिणी में रखने के लिए जो है इसको चुना गया था। लेकिन जिन्ना ने कहा था, जिन्ना ने क्या कहा था, लेकिन एक प्रकार से जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। मतलब मुस्लिम जो सदस्य चुने जाएंगे वो मुस्लिम लीग के द्वारा चुने जाएंगे, ना कि भारतीयों के द्वारा। एक प्रकार से भारतीयों के द्वारा चुने जाएंगे तो उनके अंदर में काम करेंगे ना। तो इनका मतलब था एक प्रकार से जो पृथक निर्वाचक मंडल वाली बात आती है, वही यहाँ पे उद्देश्य था। इसी मुद्दे पर यह योजना जो हो गई थी वो असफल हो गई थी। ये जो मुद्दा आया था कि मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो मुस्लिमों के द्वारा, इस मुस्लिम लीग के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे, इस पर जो है ये योजना असफल हो गई थी। शिमला सम्मेलन जो है ये असफल रहा था। इसके बाद जो था कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी को, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी को भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने के लिए ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे एटली, मतलब 1946 ईस्वी में जो ब्रिटिश पीएम कौन थे, एटली थे। 19 जनवरी 1946 ईस्वी को मतलब ब्रिटिश सदस्यों की मंत्रियों की एक मिशन पे इनको क्या किया, भेजने की घोषणा की। और इस मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे, सचिव थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और बोर्ड के अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और प्रमुख जो इसके कौन थे, एवी अलेक्जेंडर थे। मतलब सचिव जो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और जो अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और नौसेना जो थे, नौसेना के प्रमुख कौन थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ये कैबिनेट मिशन के थ्रू रिलेटेड है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इस प्रकार से चूंकि जो सभी सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट के सदस्य थे, जितने भी सरकार मतलब तीनों सदस्य बनाए गए थे हाई कमीशन, तो ये क्या थे, ये कैबिनेट के एक प्रकार से सदस्य थे। ये अंग्रेज ही थे। और इस कैबिनेट में मिशन, इसे कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है, कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। और इसका उद्देश्य सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित लघुकालिक और दीर्घकालीन व्यवस्था का निर्माण करना। मतलब कुछ समय के लिए एक प्रकार से दीर्घकालीन इन पे क्या करना, शासन बनाए रखना, ये जो है इसका उद्देश्य था, सत्ता का हस्तांतरण करना। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा था। ये मिशन कब पहुंचा था, 23 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा था। और 5 सप्ताह तक के विभिन्न दलों और वर्गों के नेताओं से इसने वार्ता की थी। वार्ता इन्होंने मतलब विभिन्न दलों और वर्गों से इसने वार्ता की। और वार्ता करने पे क्या निष्कर्ष, कोई निष्कर्ष इससे जो है निकल नहीं पाया था। अतः जो है कैबिनेट मिशन मई 1946 ईस्वी को अपनी जो है इस योजना को प्रस्तुत करने में, इसने कैबिनेट मिशन योजना के नाम से भी जाना जाता था। इस योजना को इसने प्रस्तुत किया जिससे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से भी जाना जाता था। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। ब्रिटिश जो थी सरकार, भारत में देशी रियासतों को मिलाकर के भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश भारत के जो देशी राजा थे उनको मिला लिया जाएगा और भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। और संघ की व्यवस्थापिका कार्यकारिणी प्रांतों में क्या करेगी, प्रतिनिधियों से मिलकर के गठित की जाएगी। जो कार्यकारिणी है वो प्रांतों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित की जाएगी। और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 300 कितनी होगी, 389 होगी। इसमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे। और 93 जो सदस्य थे भारत के देशी रियासतों से, राजाओं से थे, रजवाड़ों से। और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से होंगे। यह जो है उस प्रकार से बनाई थी कैबिनेट मिशन योजना। और प्रत्येक प्रांत से 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। मतलब एक प्रांत में 10 लाख जनसंख्या पर एक बड़ा प्रतिनिधि होगा। और प्रांत के निर्धारित जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम और सिख सामान्य आधार पर जो है विभाजित किए जाएंगे। इनको जो है सामान्य आधार पर जो है विभाजित किया जाएगा। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें सभी दलों के लोग जो है सम्मिलित किया जाएगा। यदि कोई दल नहीं सम्मिलित होना चाहे तो अंतरिम सरकार का गठन होगा। यदि कोई दल नहीं सम्मिलित होना चाहेगा तो क्या होगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का गठन की अगर जो बात करें
तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार से हुआ था और क्या क्या इसमें क्या रही थी बातें, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।